ये जो सेक्शंस है सीपीसी के अंदर ये डिफ़ाइन करती हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, और जो ऑर्डर्स और रूल्स है वो डिफ़ाइन करते हैं प्रोसीजर विच इज़ टू बी टेकन प्लेस। जैसे कि सबसे पहले अगर आप सीपीसी पढ़ते हैं तो सबसे पहले कोई भी केस होता है तो क्या होता है, प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट होती है, जो कि हम किसके सेक्शन के अंदर पढ़ते हैं, सेक्शन 26 के अंदर। 26 के अंदर पढ़ने के बाद हम ऑर्डर 4 भी उसके साथ पढ़ते हैं कि किस तरीके से होना चाहिए, क्या सही तरीका है इंस्टीट्यूट करने का एक सूट को, एक सिविल सूट को। तो क्या तरीका है सिविल सूट को इंस्टीट्यूट करने का कि आप जो है सूट प्लेंट के साथ कमेंस होती है। प्लेंट में क्या क्या होना चाहिए, जो आपके ऑर्डर 6 ऑर्डर 7 है उसकी प्रोविजंस को फुलफ़िल करता हो, डुप्लीकेट कॉपी लगाई हो, और ये सारी चीज़ें जो है एफिडेविट के साथ हों। ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बनाते हैं कि प्रोसीजर क्या है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का। उसके बाद अगर आप बात करें कि पार्टीज़ टू द सूट क्या होती हैं, और ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 6 ऑर्डर 7 को जब भी हम इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में, प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं तो हम एक साथ पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं एक साथ, क्योंकि आप फ्रेम कैसे करेंगे सूट वो आपको समझना ज़रूरी है, कि पार्टीज़ कौन कौन होंगी वो पढ़ना ज़रूरी है, आपको वो पता होना ज़रूरी है कि एग्जैक्ट पार्टीज़ कौन कौन है, कितने डिफेंडेंट्स होते हैं, कितने प्लेंटिफ्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हो सकते हैं तो क्या होगा, एक से ज़्यादा प्लेंटिफ्स हैं तो क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों में हमें समझने के लिए ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 7 और ऑर्डर 6 को देखना ज़रूरी होता है। अच्छा, जो रजिस्टर ऑफ द कोर्ट है ना, उसमें 2 तरीके के रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर ए एंड रजिस्टर बी, और 2 तरीके की सूट फाइल होती है। रजिस्टर ए में तो सूट नॉर्मल सूट्स के लिए होता है, जर्नल सूट्स के लिए होता है, और जो रजिस्टर बी होता है वो रिकवरी सूट्स के मैटर्स के लिए होता है। जो रजिस्टर 1 होता है वो जर्नल सूट्स के लिए होता है, जिसमें जर्नल सूट्स की एंट्री होती हैं, और जो रजिस्टर बी होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमें रिकवरी ऑफ मनी सूट्स के एंट्री करनी होती है। उसमें किस तरीके से होता है, नंबर होता है, ईयर होता है, नंबरिंग होती है सूट्स की। जैसे जिस ईयर में जिस नंबर पे वो केस आया तो पहले नंबर और फिर उसके बाद किस ईयर में आया। से फॉर एग्जांपल 23rd नंबर पे था, 2020 का केस था तो 23rd/2020, ठीक है। देयर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ सिविल ट्रायल। हमारे यहाँ सिविल ट्रायल के बहुत सारे वेरियस स्टेजेस हैं। जब हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो हम ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 6 ऑर्डर 7 पढ़ते हैं, सेक्शन 26 27 पढ़ते हैं। तब हम जब ऑर्डर 1 रूल 1 पढ़ते हैं, जो हम उसमें बात करते हैं जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ। हम जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ कब करते हैं, हम जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ तब करते हैं जब कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट अराइज होता है। करते हैं कि नहीं करते हैं। ऑर्डर 1 रूल 1 क्या कहता है, जब कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट अराइज होगा तो हम जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ करेंगे। अब अच्छा, सेम बात यही ऑर्डर 1 रूल 3 कहता है जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट कब करते हैं, हम जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट तब करते हैं जब कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज होता है। जॉइंडर का मतलब क्या होता है, पक्षकारियों का संयोजन को हम जॉइंडर कहते हैं। पक्षकारों का संयोजन को हम जॉइंडर कहते हैं। सीपीसी पढ़ने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है कि उसको टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया जाए, तो आप स्टेप बाय स्टेप सीपीसी को कमांड ले सकते हैं। तो आप सीपीसी का स्टेप बाय स्टेप कमांड ले सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, उसको सिनेरियो में पढ़ना है। सबसे पहले अगर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि आपकी इंस्टीट्यूट कैसे होती है सूट, उसके बाद प्लेस ऑफ सुइंग क्या होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे सेक्शन 27 प्लस ऑर्डर 5 जो समन्स के बारे में बात करता है। समन टू प्रतिवादी, प्रतिवादी का मतलब टू समन्स टू दी पार्टीज़। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर 8 में। ऑर्डर 8 में जब हम रिटर्न स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ऑर्डर 6 रूल 1 हम प्लीडिंग्स की बात करते हैं, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट पूरा का पूरा प्लीडिंग्स पे डिपेंड करता है आपका। ऑर्डर 9 रूल 1 जब हम बात करते हैं तो वो होता है कि जब प्रेजेंस ऑफ पार्टी और प्लेंटिफ। अच्छा, अब इसी के अंदर हम एक और प्रोविज़न की बात करते हैं, जब आपका अपीयरेंस नहीं हुआ, आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुए, तब क्या होगा। अगर प्लेंटिफ नहीं आया तो सूट डिसमिस हो जाएगी, डिफेंडेंट नहीं आया तो एक्स पार्टी डिक्री हो जाएगी।
अच्छा, एक्स पार्टी सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन लगाओ, रीजनेबल कॉस्ट दे रहे हो, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, अगर उन्हें लगा कि हाँ आपका जो रीजनेबल कॉस्ट है वो सही है तो वो आपको एक और चांस दे देंगे और सूट को उस जगह से चालू कर देंगे प्रोसीडिंग्स को जिस जगह से वहाँ पे ऑर्डर आया था। उसके बाद ऑर्डर 10 रूल 1A 1B बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो 2002 में आया था अमेंडमेंट के थ्रू, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। और वो क्यों इम्पॉर्टेंस रखता है? क्योंकि वो बात करता है डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट टू ऑप्ट फॉर एनी मोड ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। वो कौन से सेक्शन में है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन? जब आप अपने सेक्शंस पढ़ते हैं तो वो आपका सेक्शन कौन सा सेक्शन है बताइए मुझे? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन 89। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की जब हम बात करते हैं तो 89 सेक्शन के अंदर हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की बात करते हैं। उसके बाद ऑर्डर 13 पे आओ। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इंटेरोगेटरीज हो जाती है ऑर्डर 11 के अंदर, अगर कोई इंटेरोगेटरीज करवाना चाहता है तो वो इंटेरोगेटरीज के लिए क्वेश्चन फॉर्म करके और प्लेस करता है और फिर उसके बाद उसकी फ़ीस देता है, तो फिर एक इंटेरोगेटरीज होती है। उसके बाद डिस्कवरी कराई जाती है, उससे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं। और उसके बाद अगर ऑर्डर 13 के अंदर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, अगर मान लो किसी ने एप्लीकेशन लगाई है कि हमारे पास सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है, उसका मतलब फ़ोटोस्टैट है, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो अदर पार्टी के पास है और आप कोर्ट जो है अदर पार्टी को ऑर्डर करे कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे कोर्ट के अंदर, तो क्या होगा? ऑर्डर 13 के अंदर प्रोडक्शन के लिए जाएगा, समन करा जाएगा। उसके बाद ऑर्डर 14 हियरिंग ऑफ द कोर्ट बिफोर द बिगनिंग ऑफ द ट्रायल। ऑर्डर ऑफ द हियरिंग ऑफ द कोर्ट बिफोर द बिगनिंग ऑफ द ट्रायल, ऑर्डर 14 का मतलब सिंपल ये हुआ कि फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज़ होगा। फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज़ होगा, इसमें क्या एग्जामिन किया जाएगा? एग्जामिन किया जाएगा क्वेश्चंस को, जो कि मेन डिस्प्यूट का पार्ट है। फिर ऑर्डर 16 के अंदर हम विटनेसेस को सम्मन करेंगे, हम बुलाएंगे विटनेसेस को कि कौन कौन था, कौन कौन प्रेजेंट था, क्या केस हुआ था, हम विटनेसेस को सम्मन करते हैं। ऑर्डर 17 18 जब आप बात करते हो तो उसमें आप रिकॉर्ड कैसे करोगे, एविडेंस कैसे लोगे। 20 के अंदर फिर आप डिग्री और जजमेंट के बारे में बात कर देते हो कि डिग्री क्या है और जजमेंट क्या है। तो इस तरीके से जो है अगर आप CPC पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले CPC में कितने सेक्शन हैं, कितने ऑर्डर हैं, ऑर्डर क्या क्या हैं और सेक्शंस क्या क्या हैं, कितने पार्ट्स में CPC डिवाइड है, और आपके अपील कैसे होती है, सेकंड अपील कैसे होती है, रिवीजन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आप तब करेंगे, तब धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आप पढ़ पाएंगे। तो ये तो तरीका दोस्तों था CPC पढ़ने का। CPC पढ़ने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप सबसे पहले तो एक पूरे बेयर एक्ट का जिस्ट ले लीजिए। जब आपको पूरे बेयर एक्ट का निचोड़ मिल जाए कि बेयर एक्ट का इंडेक्स पेज से पूरा निचोड़ मिल जाए, कितने सेक्शन, कितने ऑर्डर, कितना क्या और ऑर्डर कौन सा किसके बारे में बात करते हैं, आपको जब इतना समझ में आ जाए, दिमाग में घुस जाए, तो उसके बाद धीरे धीरे करके आप आगे बढ़िए। इस CPC के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या हैं मैं आपको बता देती हूँ। वो टॉपिक्स हैं सेक्शन 10, 11, 20, 24, 25, 34, 47, 60, 80, 88, 92, 96, 109, 113, 114, 115, 148A, 229, 30, 35, 36, 39 और 40। ये तो जो सेक्शंस हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ आप जुरिस्डिक्शन, जो ये वर्ड लिखा है ना, कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड, इसका क्या मतलब हुआ? इसके अंदर सिविल सूट और सूट ऑफ ए सिविल नेचर, ये जो दो वर्ड्स हैं ये क्या कहते हैं, इनका क्या मतलब है? उसके बाद जब सेक्शन 11 में आओगे, रेस जुडिकाटा, रिट एप्लीकेशन में होती है नहीं होती है, कब कब होती है कब नहीं होती है। रेस जुडिकाटा जब आप पढ़ोगे तो स्टे ऑफ सूट के साथ पढ़ोगे सेक्शन 10, सेक्शन 11 एक साथ पढ़ना, ये एक अलग सेपरेट टॉपिक है। जुरिस्डिक्शन का ये अलग सेपरेट टॉपिक है। जुरिस्डिक्शन की जब आप बात करोगे तो आप ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 21A, 22, 23, 24, 25 सारा पढ़ोगे।
ठीक है। जब आप इंस्टीट्यूशन की बात करोगे तो 26, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 6, सॉरी ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 4 और आपका ऑर्डर 8 और 7। उसके बाद जब आप समन्स की बात करोगे तो ऑर्डर 5। उसके बाद आप जजमेंट और डिक्री की बात करोगे तो ऑर्डर 20। फिर इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कंपनसेंट्री कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कितने % लगती है, ये हेडिंग पूछ लेते हैं प्री में, ये हेडिंग्स पूछ लेते हैं, सीधा सीधा पूछते हैं प्री में, ये भी बहुत पूछते हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये सारे जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आपको इस तरीके से CPC को पढ़ना है। आई होप आप लोगों को पसंद आया मेरा ये वीडियो। अगर आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, सी यू, थैंक यू।